हाय दोस्तों, हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र एलिस बाग। आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा छोटा सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कि NEP 2020 है। अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और उसमें तो क्वेश्चन तो आना ही आना है। कोई भी आप टीचिंग एग्जाम दो या फिर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो आज हम उस वीडियो में हम उसको क्या करेंगे, जैसे कि पहले पार्ट में हम सीखेंगे कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 है, तो उसका क्या बैकग्राउंड क्या है, लैंग्वेज के लिए क्या प्रोविज़न रखा गया है, और स्कूल एजुकेशन जैसे कि स्कूल एजुकेशन है उसके लिए क्या प्रोविज़न है, उस बारे में कुछ सीखेंगे मेरे दोस्तों। और पार्ट 2 में मैं आपको उसका एक अलग सा वीडियो बना दूंगा जिसमें रहेगा हायर एजुकेशन के लिए क्या प्रोविज़न रखा गया है NEP 2022 में, उसका असेसमेंट प्रोसीजर क्या है, इम्प्लीमेंटेशन, और साथ ही साथ उसके लिए क्या क्रिटिसाइज रखा गया था, उस बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसका बैकग्राउंड की अगर हम बात, जैसे कि आप जानते हैं जो NEP 2020 है ये किसको रिप्लेस कर रहा है, जो एजुकेशन पॉलिसी बनाया गया था 1986 में, ये उसको रिप्लेस कर ही रहा है, ठीक है। और उसका जो शुरुआत हुआ था NEP 2020 का, ये तो जनवरी 2015 में शुरू हुआ था दोस्तों। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो हमारा फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी थे, ठीक है, जिसका नाम कौन सा, TSR सुब्रमण्यम, ठीक है, क्या TSR सुब्रमण्यम, उसकी अध्यक्षता पर एक कमेटी बनाया गया था, ठीक है, ध्यान से याद रखिए। और उस कमेटी में जितने भी सारे बोर्ड मेंबर्स थे उनको डायरेक्ट किया गया कि आप जाइए देश के अलग अलग प्रांत में जाइए, बच्चों से बात कीजिए, टीचर से बात कीजिए, ठीक है, पेरेंट्स से बात कीजिए, और इस थोड़ा सा रिपोर्ट बनाइए कि बच्चों की क्या रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव की ज़रूरत है। जैसे कि हम चाहते हैं क्वालिटी एजुकेशन देना, तो ये सारे चीज़ को आप स्टडी कीजिए और एक रिपोर्ट पेश कीजिए। और उसके डायरेक्शन के हिसाब से जितने भी सारे बोर्ड मेंबर्स थे वो सब देश के अलग अलग प्रांत में गए, बच्चों से बात किए, टीचर से बात किए, पेरेंट्स से बात किए, ठीक है। और ये जो ये प्रक्रिया चलता रहा लगभग 2 साल तक, और वो रिटर्न किए क्या, जैसे कि जून 2017 में रिटर्न किए अपना अपना रिपोर्ट लेकर और पेश किए, ठीक है। और उस रिपोर्ट को उसने एक ड्राफ्ट में बना लिया, ठीक है, ड्राफ्ट किया गया उस रिपोर्ट को। और उस रिपोर्ट में कम से कम जैसे कि पेज था 484 पेजेस, एक बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट था, ठीक है। बाद में उसको कंप्रेस किया गया था और ये जो ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाया गया था उसको हैंडओवर किया गया। किसको हैंडओवर किया गया, एक पैनल बनाया गया था जिस पैनल का हेड थे, कौन से हेड थे, जैसे कि कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन, जैसे कि आप जानते हैं क्या थे, इसरो का एक फॉर्मर चीफ थे। इसरो बोले तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और उसको हम क्या कहते हैं, NEP का चेयरपर्सन भी कहा जाता है। तो उन्होंने उसको और फर्दर स्टडी किया और स्टडी करने के बाद उन्होंने उसको MHRD को हैंड ओवर किया, ठीक है। MHRD बोले तो जैसे कि आप जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, और बाद में अभी उसका जो नेम था MHRD उसको रीनेम करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किया गया है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उसको फिर फर्दर कंसाइज किया, कॉम्प्रीहेंस किया, और उसको फिर रोड्यूस करके 66 पेज में उसको कंसाइज किया और उसको कैबिनेट मिनिस्टर को हैंड ओवर किया। और फाइनली ऑन 29 जुलाई 2020 में क्या हुआ, जो यूनियन कैबिनेट जो हमारा इंडिया का, उसने उसको पब्लिश किया पब्लिकली कि ये जो NEP 2020 देश भर में लागू होगा। तो इसलिए उसका नाम क्या रखा गया मेरे दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ये था डिटेल्स अबाउट कौन सा, उसका बैकग्राउंड के बारे में था। तो चलिए अभी हम समझते हैं कि क्या क्या प्रोविज़न क्या रखा गया है NEP में। तो पहला समझते हैं कि क्या GDP के बारे में, जो हमारा जो बजट के बारे में क्या प्रोविज़न रखा गया है। तो पहले जो बजट था तो GDP का 3% एजुकेशन में खर्च किया जाता था। तो अभी उसको इंक्रीज करके 3% से 6% में इंक्रीज किया गया मेरे दोस्तों। जितना भी GDP बनेगा देश का उसका 6% एजुकेशन के लिए खर्च किया जाएगा, जिसके मतलब क्या होगा, जो एजुकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जाएगा, ठीक है। तो ये तो कॉस्ट के बारे में, उसका जो कौन से कितना GDP लाएगा, यानी कि 6%, ठीक है, खर्च किया जाएगा एजुकेशन के ऊपर। अभी समझते हैं लैंग्वेज के लिए क्या क्या प्रोविज़न रखा गया है NEP में। तो लैंग्वेज बोले तो उसमें जो NEP में तो मल्टीलिंगुअलिज्म को क्या क्या बेसिस ऑफ NEP रखा गया है, और उसमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को भी इंपोर्ट किया गया, साथ ही साथ कुछ फॉरेन लैंग्वेज को भी ऐड किया गया। तो जैसे कि आप जानते हैं 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में उसमें कम से कम 3 में से 2 लैंग्वेज क्या होना चाहिए, भारत का नेटिव इंडियन लैंग्वेज होना चाहिए मेरे दोस्तों,
और L1 बोले तो बेसिकली जैसे कि हम जानते हैं तो फर्स्ट लैंग्वेज कहते हैं, तो मदर लैंग्वेज, मदर टंग कहो या फिर लोकल लैंग्वेज को, उसे L1 में कैटेगराइज किया गया है। और एज पर द यूडाइस प्लस एक सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, लैंग्वेज को डिटेक्ट करता है और अलग अलग एजुकेशन सिस्टम को भी डिटेक्ट करता है। और यूडाइस प्लस उसकी रिकमेंड के हिसाब से 28 ऐसे लोकल लैंग्वेज है जिसको L1 में कैटेगराइज किया गया है। और इस L1 में क्या किया जाएगा, जो बच्चों को अपनी जो लोकल लैंग्वेज मदर टंग में क्या जाए इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, जैसे कि क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक बच्चों को अगर ज़रूरत पड़े तो उसको एक्सपेंड भी किया जा सकता है। ठीक है, तो मैंने बताया यूडाइस प्लस, UDISE प्लस, उसका मतलब ये होता है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। ठीक है मेरे दोस्तों, ये तो हो गया L1 की बात, हो गया कितना 28 लोकल लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया गया है। और L2 की अगर हम बात करें तो उसको इंग्लिश रखा गया है कि सेकेंड लैंग्वेज के हिसाब से इंग्लिश रखा गया है कि बच्चों को इंग्लिश भी सीखना बेहद जरूरी है। जैसे कि आप जान सके उसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आएंगे हम L3 के बारे में आएंगे तो उसमें क्या किया गया है, जैसे कि थर्ड लैंग्वेज के हिसाब से 6 क्लासिकल लैंग्वेज को आइडेंटिफाई किया गया हमारे देश में। तो मैं बताता हूँ 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस क्या क्या है, जैसे कि हो गया तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, ओडिया, संस्कृत। इस 6 लैंग्वेज को थर्ड लैंग्वेज के हिसाब से रखा जाएगा, उनमें से बच्चे को जो भी पसंद है उनमें से एक लैंग्वेज वो सीखेगा। ठीक है, तो ये था लैंग्वेज की बात हो गया। और जैसे कि अगर बच्चा क्लास 6 में एंटर हो जाएगा, जैसे कि हम क्या कहते हैं उसको मिडिल स्टेज कहते हैं, तो उसमें जब बच्चा क्लास 6 में एंटर हो जाएगा तो उसको एक फॉरेन लैंग्वेज एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के हिसाब से दिया जाएगा। ठीक है, और जैसे कि उसमें कुछ फॉरेन लैंग्वेज इंक्लूड किया गया है NEP में, जैसे कि मैं आपको बता देना चाहूँगा कोरियन हो गया, जापानीज हो गया, थाई हो गया, फ्रेंच हो गया, स्पेनिश हो गया, पुर्तगाली और एक रूसी लैंग्वेज। ठीक है, इस सभी लैंग्वेज और एक जर्मनी लैंग्वेज। तो और ये जो लैंग्वेज हो गया उसी को फॉरेन लैंग्वेज को भी स्टडी किया जाएगा, बच्चे पढ़ेंगे उसको सीखेंगे। और जैसे कि उसका जो डेवलपमेंटल जो लेवल होगा, लिटरेसी लेवल थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो ये था दोस्तों उसका जो प्रोविज़न था लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी सीखते हैं कि जो स्कूल एजुकेशन के लिए क्या प्रोविज़न रखा गया। पहले जो हमारा जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम था उसका जो स्ट्रक्चर था 10+2 था, समझते हैं आप, और उसी स्ट्रक्चर को रिस्ट्रक्चर करके बदल दिया, रिप्लेस कर दिया गया 5+3+3+4 सिस्टम में रखा गया। ठीक है, तो पहला जो 5 साल है जिसके 5 रखा गया है। ठीक है, इसमें कौन से बच्चे एंटर करेंगे, जो एज ग्रुप होंगे 3 से लेकर 8 तक बच्चे। ठीक है, और उसको क्या कहा गया है, फाउंडेशनल स्टेज कहा गया है। ठीक है, और उस फाउंडेशनल स्टेज को फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो पहला 3 साल होगा यानी कि 3 से 6 साल का जो बच्चे होंगे वो क्या, उसको क्या कहा गया है, कैटेगराइज किया गया है आंगनबाड़ी को, प्री स्कूल या तो बाल वाटिका में जाएंगे बच्चे। ठीक है, जब क्लास ये हो गया कौन सा 3 से लेकर 6 साल की उम्र तक बच्चे, जब बच्चा क्या हो जाएगा 6 कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद तो किस में एंट्री करेगा, क्लास 1 और क्लास 2। ठीक है, क्लास 1 2 ये हो गया क्या, जो 5 साल हो गया ये हो गया फाउंडेशनल स्टेज। उसके बाद कौन सा आ जाता है, हमारा प्रिपरेटरी स्टेज आता है। ठीक है, और उसमें क्या होगा, जो बच्चे होंगे क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक, ये बच्चे आएंगे किस में आएंगे, प्रिपरेटरी स्टेज में आएंगे। और उसी लेवल में क्या एंट्री किया जाएगा, जब बच्चों का जो बेसिक रीडिंग राइटिंग स्किल हो गया। ठीक है, बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन जैसे कि एडिशन सब्सट्रैक्शन आसानी से कर पाए, उस तरह का आर्ट एंड साइंस हो गया। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन, ये सारी एंट्री किया जाएगा उसी में, कौन से क्लास 3 से लेकर क्लास 5 में। जब बच्चे क्लास 6 में एंट्री कर जाएंगे, ठीक है, उसके लेवल थोड़ा सा हाई हो जाएगा, उसमें कुछ जैसे कि बहुत अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को लाया जाएगा, एंट्री किया जाएगा, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ हो गया। उसमें कुछ प्रोफेशनल ट्रेनिंग को ऐड किया जाएगा, जैसे कि हो गया कोडिंग हो गया, कोडिंग डिकोडिंग के बारे में, ये सारे चीज़ का एंट्री हो जाएगा कहाँ पर, जब बच्चे क्लास 6 में एंट्री कर जाएंगे। उसे हम क्या कहते हैं, मिडिल स्टेज कहते हैं। क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक ये 3 साल जो हो गया ये क्या है, मिडिल स्टेज हो गया। उसके बाद आ जाए कौन सा, सेकेंडरी स्टेज आता है। ये कहाँ से आ जाता है, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक ये चलता है, कौन से हो गया, सेकेंडरी स्टेज है। और उसमें जो क्लास होंगे बच्चे 14 से लेकर 18 साल के बच्चे उसी के अंदर में जाएंगे। और उसमें क्या होगा मेरे दोस्तों, एक प्रकार की जो सिस्टम होगा कि उसमें जो बच्चे होंगे क्लास 10 में एक एग्ज़ाम देंगे और क्लास 12 में भी एग्ज़ाम देंगे। और उसमें क्या होगा, एक मल्टीलिंगुअल होगा, साथ ही साथ मल्टी डिसिप्लिनरी भी होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कोई बच्चा यानी कि फिजिक्स पढ़ ही रहा है, वो चाहता है कि फैशन डिज़ाइन करे, तो वो भी कर सकता है, एक ही साथ कर पाएगा। कोई बेकरी करना चाहता है, साथ साथ केमिस्ट्री पढ़ना चाहता है, तो ये भी हो सकता है। ये हो गया कौन सा, मल्टी डिसिप्लिनरी, यानी कि जो स्ट्रीम वाला जो सिस्टम था पहले से आर्ट्स साइंस कॉमर्स, उसको ख़त्म कर दिया गया और उसका कोई स्ट्रीम बल्कि जैसे कोई चीज़ था उसको पूरी तरह से हटा दिया गया। तो बच्चा जो भी सब्जेक्ट चाहे अपने हिसाब से वो चूज़ कर सकता है, पढ़ सकता है।
तो मेरे दोस्तों ये तो था कुछ पर, जैसे कि 4 स्टेज के बारे में मैंने बताया आपको। फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपेरेटरी स्टेज हो गया, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज में आ गया, ठीक है। तो उस सभी को रिकमेंड जो एग्जाम सिस्टम होगा, ठीक है, उसी को असेस करने के लिए एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाया गया है, जिसका नाम कौन सा है, परख रखा गया है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक बच्चों के लिए, ठीक है, तो उसका जो बोर्ड एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, और क्लास 10 में एक बार होगा और एक क्लास 12 में होगा, ठीक है। और उसी एग्ज़ाम को यानी कंडक्ट, उसका जो स्टैंडर्ड क्या है उसको डिफाइन करना, उसका प्रोसीजर को असेस करने के लिए एक नेशनल असेसमेंट बॉडी बनाया गया है, और जिसका नाम क्या रखा गया है, परख रखा गया है, ठीक है। परख उसका स्टैंड पर, जैसे कि पी स्टैंड पर परफॉर्मेंस असेसमेंट, ये हो सकता है कि असेसमेंट है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। क्या कहा मैंने आपको, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये परख का फुल फॉर्म है, ठीक है। और ये क्या करेगा, जो बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करेगा उसको डिफाइन करेगा, उसका असेसमेंट प्रोसेस को सब कुछ ये रेगुलेट करेगा। उसके साथ ही साथ जैसे कि आपने सुना होगा कि कॉन्सेप्ट है क्या, FLN के बारे में बताया गया है, ठीक है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी के बारे में बताया गया है। बेसिकली जो बच्चे होंगे क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक बच्चे होंगे, उन्हीं के अंदर जो रीडिंग, राइटिंग और बेसिक मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन के जो आर्ट है, स्किल है, उसको डेवलप करने का काम किया जाएगा। और ये कब तक अचीव किया जाएगा, बाय 2025 उसी को अचीव किया जाएगा, और इस गोल रखा गया है। उसी को मॉनिटर करने के लिए एक कमेटी के जैसे कि मिशन गठन किया गया, जिसका नाम आप जानते होंगे, निपुण भारत मिशन, ठीक है। और ये कब गठन किया गया था, 5 जुलाई 2021 में उसका गठन किया गया था। और निपुण का बोले तो उसका फुल फॉर्म मतलब NIPUN, ठीक है। N स्टैंड फॉर नेशनल, I स्टैंड फॉर इनिशिएटिव, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, ये है निपुण का फुल फॉर्म है दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एजुकेशन सिस्टम के लिए क्या प्रोविज़न रखा गया है, और समझते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा क्या प्रोविज़न रखा गया। तो पहले चीज़ तो एग्ज़ाम के बारे में समझते हैं। तो जैसे कि हर एकेडमिक के एंड के बाद एक एग्ज़ाम किया जाता था, उसी को थोड़ा सा ख़त्म कर दिया गया है अभी। और अभी क्या होगा, बच्चे के क्लास 2 में एग्ज़ाम होगा, क्लास 5 में, क्लास 8, क्लास 10, क्लास 12, ऐसे ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है। हर साल में एट द एंड ऑफ एग्ज़ाम नहीं हो, जैसे कि 5+3+3+4, यानी कि 5 साल कंप्लीट हुआ एक एग्ज़ाम होगा, फिर 3 साल कंप्लीट हुआ एक एग्ज़ाम होगा, फिर 3 साल कंप्लीट हुआ एक एग्ज़ाम होगा, लास्ट में जो 4 साल बचा उनमें 2 एग्ज़ाम होगा, ठीक है। क्लास 10 में एक बार एग्ज़ाम होगा, और क्लास 12 में बोर्ड एग्ज़ाम होगा। और ये जो एग्ज़ाम होगा क्लास 10 और क्लास 12 के लिए, एक साल में 2 एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, और उसमें एक बच्चे को 2 अटेम्प्ट दिया जाएगा उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। ये था आज की लेसन। तो हमने जाना जैसे कि NEP में जो प्रोविज़न रखा गया है, लैंग्वेज के लिए क्या प्रोविज़न रखा गया है, और स्कूल एजुकेशन के लिए क्या प्रोविज़न है, और उसके बैकग्राउंड के बारे में आज सीखा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाकर अपलोड कर दूँगा जल्द ही, जिसमें होगा जैसे कि हायर एजुकेशन के लिए क्या प्रोविज़न रखा गया है, और NEP का रिसेप्शन कैसे हुआ था, क्या इम्प्लीमेंटेशंस है, और साथ ही साथ FLN के बारे में भी बता दूंगा आपको। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।